हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स 2022 के लिए क्वेश्चन जो 11th क्लास का एग्जाम हुआ था, जो भी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था उसका हमने सॉल्यूशन बनाना प्रारंभ किया था। तो पहले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। उसके बाद आइए चलिए आज हम उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर जो हुआ था उसमें 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 20 का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया और बाकी 20 का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है, 21 क्या गिवन है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, हिंदी द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज इन। हिंदी में पढ़ रहे हैं, किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा। तो ऑप्शन गिवन है 21 नंबर के लिए। तो 21 नंबर के लिए जो ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन गिवन है त्वरण एक्सीलरेशन है, सेकेंड जो है संवेग है, सेकेंड वाला जो है संवेग है, थर्ड वाला जो है दिया हुआ है ऊर्जा है, और जो फोर्थ वाला गिवन है, फोर्थ जो है वेग के बराबर है। इस टाइप से ऑप्शन गिवन है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से कि किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, मतलब आवेग उत्पन्न होगा। तो ये जो आवेग है किसके बराबर होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आवेग हमेशा जो होता है वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी है, मोमेंटम के बराबर होगा। उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन 22 नंबर जो यहाँ पे दिया गया था, 22 नंबर क्या दिया गया था, ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कॉर्क। मतलब एक कॉर्क है जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, जो पानी पर तैर रहा है। तो इसमें नेट क्रियाशील बल का मान कितना होगा। तो अगर नेट क्रियाशील बल का मान जानना चाहेंगे तो ये होगा 0 के बराबर। मतलब जब कॉर्क के ऊपर लगने वाला बल 0 के बराबर होगा, उस स्थिति में कॉर्क जो है, जो तरल है उसके सतह पर तैरेगा। सपोज हमने मान लिया कि एक तरल है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, कॉर्क को रखे हैं। कॉर्क इस टाइप से जो भी है, सपोज एक वस्तु है, अब एक वस्तु तैर रहा है, इस टाइप से तैरेगा। तो कब तैरेगा, तो यहाँ पे वस्तु का भार आने वाला है जो mg के बराबर होगा। इसके अलावा तरल के द्वारा एक बल लगाया जाएगा जिसको बोला जाता है उत्प्लावन बल। जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, कहने का मतलब कि नेट फोर्स का मान जब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। Fg माइनस mg का मान जब बराबर हो जाएगा 0 के, तो उस समय बाउंसी फोर्स और वेट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस स्थिति में जो वस्तु है, क्या करेगा, तो तैरेगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर कि यहाँ पे वेट ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखेंगे, अगर कि वेट ज़्यादा हो जाएगा, बायोन्सी फोर्स है, तो वस्तु डूब जाएगा। अगर कि बायोन्सी फोर्स ज़्यादा और हो गया तो उस समय वस्तु क्या होगा, फ्लोट करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे पूछा गया नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ध्यान रखेंगे 0 के बराबर है। जब नेट फोर्स का मान 0 है तो वस्तु जो है, कॉर्क जो है, तरल के सतह पर तैरता है। उसके बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है, 23 नंबर क्वेश्चन गिवन है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लोटनिक घर्षण है। लोटनिक घर्षण में क्या होता है देखते हैं। तो लोटनिक घर्षण में जो होता है, वस्तु जो है लुढ़क कर आगे की ओर गति करता है। तो लोटनिक घर्षण का मान जो होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन का जो मान होता है हमेशा, ऑप्शन गिवन है पहला, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सही है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का जो मान होता है, हमेशा कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही है कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है किससे, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। याद रखेंगे कि अब रोलिंग फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, तो वस्तु किसी सतह पर अगर के लुढ़क कर आगे गति कर रहा है तो उसी को बोला जाता है लोटनिक घर्षण। और दूसरे का नाम है स्लाइडिंग, मतलब सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण किसको कहा जाता है, वस्तु जब किसी सतह पर सरक कर आगे की गति करता है तो उसी को बोला जाता है सर्पी घर्षण। तो लोटनिक घर्षण का मान हमेशा कम होता है किससे, सर्पी घर्षण से। उसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है, ये दिया गया कि अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन
ऑफ 8 kg विद द वेलोसिटी इतना, द कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हिंदी में पढ़ रहे हैं। 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 800 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जाता है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगा? तो कुछ नहीं करना है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा देना है। तो गोली का जो संवेग होगा, गोली का जो संवेग होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? बंदूक के संवेग के बराबर होगा, बंदूक के संवेग के बराबर होगा। तो गोली का संवेग कितना है? तो मास दिया है, मास गिवन है 40 ग्राम, तो 40/1000 ये हो गया केजी में, और इसका वेग जो है 800 है। अब यहाँ पे देखेंगे बंदूक के लिए कितना होगा, तो बंदूक के लिए जो द्रव्यमान गिवन है 8 kg है, इसी के लिए वेग पूछा है तभी है। तो यहाँ पे हल करेंगे जब ये निकल कर आने वाला है, वेग बराबर में आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछा है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी करने का मतलब कि गोली जिस दिशा में जाएगा उसके जस्ट विपरीत दिशा में बंदूक हटेगा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है किसके बराबर है? तो -4 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि a block of mass m is placed on surface, a force is applied to move it parallel to the surface, the frictional force F developed is proportional to mass of body, mass of body। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मॉडल सेट हम लोग जब बना रहे थे तो उस समय आया है कि एक वस्तु को हम लोग क्या किए हैं, किसी सतह के ऊपर रखे हैं, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स का मान होगा किसके बराबर होगा? तो देखेंगे यहाँ पे जो वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान गिवन है m है, द्रव्यमान m है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स का मान है किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन में यहाँ पे जो गिवन है देख लेते हैं। पहला दिया है स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ द बॉडी रेसिप्रोकल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का जो मान होगा ये हो गया म्यू mg के बराबर है, म्यू mg के बराबर है। तो देख सकते हैं जब mg क्या है, तो mg को बोला जाता है अभिलंब प्रतिक्रिया जो सतह के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स का मान है, फ्रिक्शन फोर्स का मान है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? तो जो मास है इस ऑब्जेक्ट का उसका सीधा समानुपाती है। इसका आंसर जो है बी है। उसके बाद लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, बॉडी बीइंग रेज्ड टू हाइट h, मतलब एक बॉडी को हम लोग नीचे से उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं, कितने हाइट तक ले जा रहे हैं? h हाइट तक। सपोज इनिशियल कंडीशन में बॉडी यहाँ पे था, उसको हम लोग उठा के ले जा रहे हैं यहाँ पे h हाइट तक। ये हाइट दिया हुआ है कितना है? h है। तो पूछा क्या गया है यहाँ पे कि इसको इस काम को करने के लिए एक बल हमें लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स लग गया। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसके लिए जो चिन्ह होगा क्या होगा? तो बाह्य बल के द्वारा जो हमेशा कार्य होगा किसमें होगा? प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा दूसरा पूछा गया है कि गुरुत्व के अधीन कितना कार्य करना पड़ेगा। तो गुरुत्व के अगेंस्ट में यहाँ पे काम हो रहा है, वस्तु को हम लोग सतह से उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब गुरुत्व के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मान नहीं पूछा बल्कि चिन्ह पूछा है। तो चिन्ह क्या होगा यहाँ पे? हमेशा ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य रहेगा हमेशा प्लस में, और गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर के रहता तो भी प्लस में रहता, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रहा है अगेंस्ट में, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग उठाकर h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। उस समय जो कार्य करना पड़ेगा वो माइनस में होगा, और यहाँ पे जो होने वाला है प्लस में। तो जो चिन्ह परिपाटी होगा यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका जो आंसर है बी करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है कि द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मतलब कार्य जो है किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन यही है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन गिवन है विस्थापन, पहला वाला जो ऑप्शन है विस्थापन, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन गिवन है आरोपित बल, थर्ड वाला है विस्थापन और बल के बीच का कोण, विस्थापन और बल के बीच का कोण, और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग।
क्वेश्चन में है बोला गया है कि जो कार्य है किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगर करता है बात करें तो करता है में अगर की बात करें तो विस्थापन पर भी निर्भर करता है, इस पर भी करता है, और दोनों के बीच के जो एंगल है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? तो प्रारंभिक वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है डी है। क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन जो गिवन है लिखा हुआ है कि फॉर ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास एंड वेलोसिटी वी हैविंग मोमेंटम p विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्वेश्चन में संबंध पूछा गया है। एक गतिशील कण जिसका संवेग p है, निम्न में से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 28 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, याद रखेंगे कि गतिज ऊर्जा जो होता है हमेशा p²/2m के बराबर होता है। जहाँ p जो है p क्या है तो कण का संवेग है, m जो है उसका द्रव्यमान है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि ए बॉडी ऑफ मास ए मूविंग एट हाइट 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड टोटल एनर्जी। एक कण जो है 2 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान से देखेंगे ये सपोज हमारा लेवल है तो इससे 2 मीटर की ऊंचाई पर किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो लिखा हुआ है कि ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, या फिर बोल सकते हैं टोटल ऊर्जा कितना होगा। टोटल पूछा गया है कि कुल ऊर्जा कितना होगा। तो कुल ऊर्जा कितना होगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh प्लस हाफ mv²। एम का मान गिवन है, एम का मान कितना है 10 kg, जी का मान यहाँ पे रखेंगे 9.8 और एस दिया हुआ है 2 प्लस हाफ एम है 10, भी है 2 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा 216 जूल के बराबर। तो ऑप्शन गिवन था, ऑप्शन जो गिवन था क्वेश्चन के लिए पहला था 316 जूल, ऑप्शन बी जो था 216 जूल, ऑप्शन सी जो था 116 जूल और ऑप्शन डी जो था 392 जूल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 216 जूल 29वां नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज पावर। मतलब पावर के लिए कौन सा यूनिट होता है पूछा गया क्वेश्चन में कि शक्ति का यूनिट क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे कि शक्ति का जो यूनिट होता है वाट होता है, शक्ति का यूनिट वाट होता है। ये 30 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद बोला गया है कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है किसके बराबर होता है। तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होता है, रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होता है क्या कहलाता है, एक कोणीय संवेग कहलाता है। तो क्वेश्चन था 31 नंबर जिसका ऑप्शन है 4। तो जब पेपर देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएगा, आराम से हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे किस हिसाब से बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बोला गया है यदि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता है तो उस पर कार्यरत बल का मान किसके बराबर होता है। तो तभी संभव होता है जब एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 के बराबर होता है। तो इसको बोला जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है कि वस्तु के ऊपर लगने वाला जब बाह्य बल का मान 0 होता है तो उस स्थिति में वस्तु का संवेग हमेशा नियत रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा क्या कहलाएगा। तो ये कहलाता है टॉर्क कहलाता है। ये कहलाता है टॉर्क कहलाता है। ये क्वेश्चन था 34 नंबर। 34 का जो आंसर है ये है सेकेंड। उसके बाद 35 नंबर देखेंगे। 35 नंबर क्या बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट डायमीटर 2/5 m², 2/5 m²। हिंदी में पढ़ रहे हैं कि एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो उसके व्यास के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण का मान होता है, व्यास के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण का मान होता है 2/5 m² के बराबर होता है। याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है।
वर्क किसके बराबर होता है? तो वर्क जो होता है F.ds के बराबर होता है। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या बोला जाता है? कार्य बोला जाता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर जो पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 0 के बराबर होता है। कहाँ पे? एट सेंटर ऑफ अर्थ। एट सेंटर ऑफ अर्थ जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 के बराबर होता है। 38 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है, 38 नंबर जो दिया गया है, पूछा गया है, 38 नंबर में क्या पूछा गया है कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सतह पर जो पलायन वेग का मान होता है किसके बराबर होता है? ध्यान देंगे, इसके लिए फॉर्मूला के टर्म में पूछा गया कि पलायन वेग कितना होगा। तो एस्केप वेलोसिटी का जो मान होता है ये होता है √2GRE के बराबर होता है। अगर के नंबर में पूछा जाए कि नंबर में कितना होगा पलायन वेग का मान पृथ्वी के सतह पर, तो याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी के सतह पर जो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर के फॉर्मूला के टर्म में पूछा जाए तो फॉर्मूला के टर्म में इस टाइप से, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 38 नंबर उसमें पूछा गया था, फॉर्मूला पूछा गया था कि पलायन वेग के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो पलायन वेग के लिए जो फॉर्मूला होता है VE एस्केप वेलोसिटी जो होता है √2GRE के बराबर होता है। अगर मान में पूछा जाए कि मान कितना होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद 39 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 39 नंबर क्या दिया गया है? द बॉडी ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इतना, देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब एक वस्तु का जो है तापमान दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो उसके लिए बोला गया है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो याद रखेंगे इस संबंध को हमेशा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। कितना भी दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में तो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, तो 9/5 इंटू 40 प्लस 32। जब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके बराबर होता है तो 104 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट गिवन है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, हिंदी में पढ़ते हैं हवा में ध्वनि का वेग तापमान से स्वतंत्र होता है, गलत है। दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, ये भी गलत है। आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है। जब हम लोग आर्द्रता बढ़ाएंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, मतलब आर्द्रता का मान अधिक रहेगा, मतलब ज़्यादा गर्मी रहेगा, उमस वाला, तो उस समय जो साउंड वेव है हवा में अधिक दूर तक जाता है। तो इसका जो आंसर है थर्ड है। अगर कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।